नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित और अनिका दोनों ही सो रहे थे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब रोहित सो रहा था तो उसे अभी एक सपना आता है। वो ये कोई सपना नहीं, असल में ये उसके पिछले कुछ पास्ट की हकीकत थी, जिसे बताते हुए अब रोहित कहता है, रोहित सपने में ही अपने बड़बड़ा रहा होता है, प्लीज प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, आंटी आंटी आप कुछ कीजिए ना, मेरे पापा को बचाइए ना। अनिका जब रोहित की ये बातें सुनती है तो अब वो रोहित को उठाती है और रोहित से पूछती है। तब रोहित कहता है, नहीं अनिका, कोई सपना नहीं बल्कि एक बुरी हकीकत थी, जिसमें जिसमें स्वाति माँ ने भी करण पापा को सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में, तुम्हारे सच के बारे में। अब अनिका रोहित की ये बात सुनकर हैरान जरूर होती है। अब वो पूछती है, मिस्टर मारवा मुझे सारी बातें बताइए ना, कि आखिर अगर माँ ने पापा को सब कुछ बता दिया था तो उन्हें कुछ भी पता क्यों नहीं है, और क्या पापा ये जानते हैं कि माँ जिंदा है। अब अनिका के इस सवाल को सुनकर अब रोहित कहते हैं, नहीं अनिका, पहले मुझे एक बार अपने पापा से बात करनी है कि उन्हें सच में, क्योंकि उस दिन जब मैंने उनके चेहरे को देखा था तब मुझे पहली बार पता चला था कि वो मेरे पापा हैं, तो शायद उन्होंने भी उस दिन पहली बार ही पता चला था, इसलिए पहले मैं एक बार अपने पापा से इस बात को कंफर्म करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अनिका अब इतना सुनने के बाद अब अनिका शावर लेने के लिए चली जाती है। इधर रोहित भी बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। अब अनिका रोहित के शावर लेकर अब रोहित के पास जाती है तो वो देखती है रोहित अभी भी किसी सोच में है, इसलिए अनिका रोहित के मूड को थोड़ा सा हल्का करने के लिए उसे पीछे से जाकर अब उसे पीछे से हक कर लेती है, और पीछे से हक करते हुए अब रोहित की चेस्ट पर अनिका के हाथ थे। ये कहते हुए अब अनिका कहती है, कब लेकर जा रहे हो आप मुझे पापा से मिलवाने के लिए मिस्टर मारवा। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित ने कहा, अनिका बस बहुत जल्द, बस एक बार तुम बस राजलक्ष्मी से डिस्कस कर लो, उसके बाद हम चलेंगे। क्योंकि फिर उन्हें वहां से शिफ्ट भी तो करना है ना, ताकि तुम उनकी सर्जरी कर सको, क्योंकि उनकी सर्जरी के लिए वो पहले अभी जहाँ पर है उन्हें वहां से इधर शिफ्ट करना होगा। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, क्या हमें आयशा माँ को सब कुछ सच बता देना चाहिए मिस्टर मारवा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं अब तक वो भी पापा के बारे में क्या कुछ ही सोच रही होगी। अनिका की ये सुनते ही अब रोहित ने कहा, नहीं अनिका, अभी नहीं, क्योंकि अभी सही समय नहीं है उन्हें कुछ भी बताने के लिए। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है अनिका, मैं जानता हूँ कि तुम उन्हें बचा लोगी, बस डर मुझे इस बात का है कि कहीं पता नहीं उन्हें उस कंडीशन में देखकर माँ कैसा ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते तब तक मैं नहीं चाहता कि माँ को उनके बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि जो जैसी उनकी कंडीशन आज है उसे देखकर तो सच में माँ को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें उनकी ऐसी कंडीशन के बारे में पता चले। मैं चाहता हूँ कि जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हों तभी माँ को उसकी सच्चाई पता चले। अनिका रोहित की ये बात सुनकर और उसका आयशा माँ के लिए इतना कंसर्न देखकर अब अनिका उसे कहती है, मिस्टर मारवा अब ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसलिए अब आप भी चलो जल्दी कीजिए और जाकर पहले आप भी शावर ले लीजिए, वरना अगर बच्चों ने आपको ऐसे देखा ना तो वो यही सोचेंगे कि उनके पापा सच में कितने ही लेजी हो गए हैं, क्योंकि पहले ही हम बहुत ही लेट कर चुके हैं अपनी बातों में, इसलिए प्लीज आप पहले शावर ले लीजिए। अब अनिका की ये बात ने तो अब रोहित के ऊपर एक जादू सा बिखेर दिया था। उसके चेहरे पर अब एक अनिका की ये बात सुनते ही एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी, और अब वो अनिका से कहता है, अनिका मैं शावर लेकर बस अभी आया, और अब वो बाथरूम में चला जाता है। तो वहीं अनिका भी अब अपना फोन उठाती है और अब वो राजलक्ष्मी को एक मैसेज टाइप करती है, जिसमें अनिका लिखती है, अगर तुम्हारी टीम से राजलक्ष्मी
बात हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि उसके बाद हमें आगे की प्लानिंग करनी है। और उस मैसेज को अब वो ये टाइप करने के बाद उस मैसेज को वो राजलक्ष्मी को सेंड कर देती है कि तभी अब अनिका के दिमाग में एक बात फिर से आती है कि भूमिका उससे कह रही थी कि उसे अनिका से कुछ जरूरी बात करनी है। वहां अब तक रोहित भी अब शावर लेकर आ जाता है तो वो अब जल्दी से रेडी होने लगता है और अब वो उससे कहता है कि तुम जाकर सभी के साथ ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे अभी राहुल के साथ बोर्ड मीटिंग को अटेंड करना होगा अनिका, इसलिए तुम भी मेरे साथ भूखी मत रहो, तुम पहले जाकर अपना ब्रेकफास्ट कर लो क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कोशिश करना मिस्टर मारवा के जल्दी ही तुम्हारी ये मीटिंग खत्म हो जाए, और वैसे भी मैं अभी एक बार भूमिका से मिलने के लिए जा रही हूँ क्योंकि उस दिन भूमिका के बार बार कॉल आ रहे थे और उसके बाद तो मैं उससे पूछना भूल ही गई, इसलिए मुझे जानना है कि आखिर भूमिका को मुझसे क्या बात करनी थी। क्योंकि उस समय जब फिर हमने आकाश को देखा तो आकाश की इन्हीं बातों में हम रानी आलिशा को वो सारे सबूत जुटाने में वो सब दिखाने में लग गई, इसके बाद भूमिका वाली बात तो मेरे माइंड से स्किप ही हो गई। रोहित को ये कहते हुए अब अनिका भी अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब भूमिका के रूम के तरफ बढ़ जाती है। अब अनिका कुछ ही डिस्टेंस के बाद जब भूमिका के रूम के पास आ जाती है तो अब वो उसके रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर में जब दरवाजा खुलता है तो भूमिका को देखकर अब अनिका उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। अनिका को वहां पर सुबह सुबह अपने दरवाजे पर देखकर अब एक पल के लिए भूमिका भी हैरान हो गई थी कि आखिर अनिका सुबह सुबह उसके दरवाजे पर कैसे। लेकिन अभी अपने इन्हीं सवालों को एक साइड रखते हुए भूमिका भी अब बदले में अनिका को गुड मॉर्निंग विश करती है और अब भूमिका अनिका को कहती है अनिका अंदर आइए, अंदर आने के लिए अंदर आइए। अब जैसे ही अनिका भूमिका के कहे अनुसार उसके कमरे के अंदर आती है तो अब भूमिका रूम के दरवाजे को वापस से बंद कर देती है। भूमिका के रूम के अंदर आने के बाद अब अनिका भूमिका से पूछती है वैसे सॉरी भूमिका, उस दिन तुमने मुझे कितने कॉल और मैसेजेस किए थे, लेकिन सॉरी ये बात तो मेरे माइंड से स्किप ही हो गई। लेकिन क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि आखिर तुमने मुझे इतने कॉल और मैसेजेस क्यों किए थे? आखिर क्या जरूरी काम था तुम्हें? क्या तुम मुझे अब बता सकती हो? अनिका की ये बात सुनकर अब भूमिका हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है हाँ अनिका, बस मैं अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये कुछ फाइल से एक बार खुद से चेक कर लो। इतना कहने के बाद अब भूमिका अपने कबर्ड के पास जाती है और अब वो अपनी कबर्ड से 3 से 4 फाइल्स को निकालती है। अब वो उन फाइल्स को निकालते हुए अनिका के सामने रखती है और उन फाइलों को अनिका को देने के बाद अब वो सारे के सारे वो ब्लड सैंपल को भी निकालती है जो कि उसके पास अभी तक थे और उन्हीं सभी चीजों को अब वो अनिका को देते हुए कहती है कि तुम अनिका बस एक बार इन ब्लड सैंपल को खुद टेस्ट करो और हाँ एक बार इस रिपोर्ट को भी पढ़कर हमें बताओ। वैसे तो हमें शक है, लेकिन इस बार एक जब तुम कंफर्म कर दे के बता दोगी तो ही हम आगे की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमें सब कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। अब भूमिका की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है वैसे है क्या इन फाइल्स में, और ये ब्लड सैंपल किसका है? अनिका की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है तुम इन्हें एक बार खुद से खोलकर चेक करो तो तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। भूमिका की ये बात सुनकर अब अनिका उन फाइल्स को खोलती है और अनिका कहती है ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ भी बता सकती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब भूमिका भी कहती है ओके, वैसे कल की रात कैसी रही? मेरे भाई ने तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखा या नहीं? भूमिका ने अब अनिका को चिढ़ाते हुए उससे ऐसा सवाल कर दिया था। अब भूमिका की बात पर अब अनिका कहती है तुम तो अपने भाई को जानती ही हो ना, तो मुझे ये बताओ कि क्या निखिल ने तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखा या नहीं रखा? अगर सच में निखिल ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा हो तो बस तुम मुझे एक बार बताओ, फिर तो निखिल को मैं बताती हूँ। अनिका ने भूमिका को ये बात अपनी आंख मारते हुए कही थी क्योंकि वो उसे शैतानी भरे लहजे में ये सब कह रही थी। उन दोनों के बीच में ही ये ऐसी खट्टी नोकझोंक हमेशा से ही होती रहती थी। अब भूमिका को ये सब कहने के बाद अब अनिका भूमिका को कहती है ओके भूमिका, मैं अभी अपने कमरे में जा रही हूँ और ये फाइल्स और ये सैंपल मैं अपने साथ ही लेकर चली जाती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब भूमिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अनिका ये सब कहने के बाद उन फाइल्स को उठाकर अब भूमिका के रूम के दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर निकल जाती है।
भूमिका के रूम से निकलने के बाद अब अनिका सीधा ही अपने रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में जब अनिका अपने रूम का दरवाजा खोलकर अब वो अंदर आती है तो वो देखती है कि रोहित अपने कानों में हेडफोन को लगाकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अनिका ने देखा कि रोहित कुछ जरूरी काम कर रहा है, क्योंकि रोहित ने पहले से ही उसे बोर्ड ऑफ मीटिंग के बारे में बताया था। इसलिए अब अनिका बिना उसे डिस्टर्ब किए अब उस फाइल को टेबल पर रखकर और अब उन ब्लड सैंपल को लेकर अब वो सीधा ही बाथरूम के रास्ते से वो बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अनिका ने यही सोचा कि जब तक वो इस रिपोर्ट को पढ़ेगी तब तक शायद इनका ब्लड सैंपल जो ये ब्लड सैंपल है उनसे भी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। इसलिए वो पहले उन्हें लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। कुछ ही देर में वहां पर पहुंचकर अब वो अपनी लैब में जाकर अब अपने हाथों में ग्लव्स को पहन लेती है और साथ के साथ अब अपने मास्क को भी लगाती है। अब और ये सब करने के बाद अब वो खुद ही उस ब्लड सैंपल को चेक करने लगती है, क्योंकि एनी यहाँ पर अभी किसी दूसरे काम में लगी हुई थी। इसलिए अनिका ने सोचा कि वो खुद ही अभी इस काम को कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ अभी इंडिया में गुलेरिया हाउस में अपने रूम में लैपटॉप पर राजलक्ष्मी इधर डॉक्टर अमृता की पूरी ही टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो कुछ ही देर के बाद अब सभी अपने अपने लैपटॉप से ऑनलाइन मीटिंग में आ जाते हैं। अब जैसे ही वो सब उस ऑनलाइन मीटिंग में आते हैं तब वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर वो सभी अभी राजलक्ष्मी से पूछते हैं कि डॉक्टर अमृता कैसी हैं, अब क्या उनकी याददाश्त आने के कोई चांसेस हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि देखिए अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि डॉक्टर अमृता ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है, तो शायद हमें डॉक्टर अमृता वापस से मिल जाए। अपनी बात को पूरा करने के बाद अब राजलक्ष्मी कहती है कि मैंने आपको एक पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट सेंड की है, क्या आप सभी ने उस रिपोर्ट्स को पढ़ लिया है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब सभी कहते हैं कि हाँ डॉक्टर राजलक्ष्मी, और फिर वो सभी अभी उस डिस्कशन को शुरू कर देते हैं। एक डॉक्टर ने अब राजलक्ष्मी से कहा कि ये केस काफी ही क्रिटिकल है, आपको इसे नहीं लेना चाहिए था। पेशेंट लास्ट 15 साल से कोमा में है, अगर सर्जरी हुई तो हाई चांसेस है कि वो पेशेंट अपनी मेमोरी लॉस का शिकार हो जाए, उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद ना रहे, या फिर उसे कुछ भी या तो उसकी मेमोरी लॉस हमेशा से ही रहे या फिर उसे कुछ सालों का याद ना हो। वैसे भी पेशेंट की एज अभी फिलहाल में 56 साल है, पता नहीं वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे इस तरह की सर्जरी को, क्योंकि पेशेंट की एज भी अगर देखा जाए तो इस केस के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही लग रही है, क्योंकि इसमें उनका ब्लड लॉस भी कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। और वैसे भी अगर इस केस की सर्जरी तो अगर डॉक्टर अमृता करती तो ही सही रहता, क्योंकि इस तरह की सर्जरी तो सिर्फ डॉक्टर अमृता ही सक्सेसफुली कर सकती है। मेरा सजेशन अभी भी यही है कि आप इस सर्जरी को परफॉर्म ना करें, क्योंकि इसके चांसेस मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहे हैं। उस डॉक्टर के इस सजेशन को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, देखिए आप सब प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे हमारी टीम की बहुत ही जरूरत है और ऐसी सिचुएशन में मुझे तुम सब की ही बहुत ही जरूरत है। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, इस केस में हमारी मदद पेरिस की एक बेस्ट डॉक्टर करेगी, और हाँ उनका नॉलेज भी डॉक्टर अमृता जैसा ही है। मैंने उनसे इस केस से रिलेटेड बात कर ली है, बस आप सभी के कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सब मेरा साथ दोगे तो फिर क्यों न हम इस केस को भी सक्सेसफुल बनाएंगे, जैसे हमने हमेशा से ही डॉक्टर अमृता के साथ किया है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर कुछ देर तक तो अब वहाँ पर सभी खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर इतने क्रिटिकल केस को राजलक्ष्मी क्यों लेना चाहती है। लेकिन क्योंकि इतने सालों से उन्होंने एज ए टीम काम किया था, इसलिए अब कुछ देर के बाद अब वो कहते हैं, ठीक है फिर डॉक्टर राजलक्ष्मी, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही, आप हमें डेट टाइम और लोकेशन बता दीजिएगा, हम सब वहां पर इस केस के लिए इस सर्जरी के लिए पहुंच जाएंगे। अपने टीम मेंबर्स की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, ठीक है फिर मैं बस थोड़ी ही देर में उस डॉक्टर से बात करके आप सभी को इसके बारे में अपडेट देती हूँ। उनके अकॉर्डिंग फिर जैसा भी टाइम या लोकेशन होगी वो सब कुछ मैं आपको समय से बता दूंगी। इसके बाद अब वो सभी एक दूसरे के साथ कुछ देर तक ऐसे ही डिस्कशन करते हैं और उसके बाद
वो सभी अब एक दूसरे को बाय बोलकर अब उस मीटिंग को वहीं पर ही खत्म कर देते हैं। यहाँ राजलक्ष्मी ये मीटिंग करने के बाद अब अपने लैपटॉप को बंद कर देती है। अब वो अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और इससे पहले कि राजलक्ष्मी अपने फोन से अनिका को फोन करती, उससे पहले ही किसी ने अब उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया। दरवाजे को नॉक करने की आवाज से सुनकर अब राजलक्ष्मी जल्दी से अब अनिका को फोन करने की बजाय सबसे पहले दरवाजे के पास जाती है और अब वो उसे खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सामने वहाँ पर श्रेया खड़ी थी। श्रेया को वहाँ पर दरवाजे पर देखकर अब राजलक्ष्मी ने कहा, आओ भाभी, वैसे क्या कोई काम था क्या आपको मुझसे? अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है, वो सब बातें बाद में, पहले तुम मेरे साथ आओ। आज बड़ी मुश्किल से तो तुम लंच के टाइम पर घर पर हो और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में लंच करें। और वैसे भी तुम्हारी मीटिंग कितनी लंबी चल गई है, क्योंकि मैं तो बस कितनी देर से यही इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारी मीटिंग खत्म होगी और कब मैं तुम्हें बुलाने के लिए आऊंगी। श्रेया की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी ने कहा, हाँ भाभी, बस थोड़ी सी लंबी चल गई। खैर ये तो मेरा रोज का ही है, इसलिए चलिए पहले डाइनिंग टेबल पर ही हम लंच कर लेते हैं। ये कहते हुए ही अब श्रेया और राजलक्ष्मी दोनों ही अब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और अब वो एक दूसरे के साथ सामने स्माइल करती है और इसलिए अब वो कुछ अपनी छोटी मोटी बातें साथ में करते हुए वो दोनों ही अब वहाँ से हॉल की तरफ जाने लगती हैं। कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने के बाद वो दोनों अब लंच करने लगती हैं। यहाँ राजलक्ष्मी को कहीं खोया हुआ सा देखकर अब श्रेया कहती है, क्या बात है राजलक्ष्मी, तुम कहाँ खोई हुई हो? देखो खाना भी नहीं खा रही हो तुम ठीक से। सब ठीक तो है ना? क्या कोई परेशानी की बात है क्या? देखो अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम शेयर कर सकती हो, क्योंकि अभी तो मयूर भी यहाँ नहीं है और फिर हम किस काम आएंगे। श्रेया की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना कि मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है जिसके लिए मुझे भी पेरिस जाना होगा, तो बस इसी बारे में मैं सोच रही थी कि ये सब कैसे अरेंज होगा। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब श्रेया ने कहा कि मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ घूमने के लिए चलूं, साथ में मैं तुम्हारे बच्चे भी देख लूंगी और तुम अपनी सर्जरी भी अच्छे से ले सकती हो। क्योंकि अगर तुम वहां पर जाओगी तो बच्चे अभी छोटे हैं, तो बच्चों को भी तो तुम्हें साथ में ही लेकर जाना होगा, और अगर तुम वहां पर सर्जरी में लगी रहोगी तो बच्चों को भी तो देखने वाला कोई चाहिए ना। इसलिए मैं यही बेटर रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वैसे भी मैं नंदिनी भाभी से भी कह देती हूँ यश को अपने साथ लेकर जाने के लिए। मैं उनसे यश के लिए भी परमिशन मांग लूंगी, तुम अपना काम करना और मैं पापा से भी मिल लूंगी, क्योंकि पापा भी तो वहीं पर हैं। रुको, मैं एक बार उनको फोन कर दूंगी तो वो हमें लेने के लिए वहीं एयरपोर्ट पर भी आ जाएंगे, या फिर अपने किसी आदमी को वो वहां पर हमें पिक करने के लिए भेज देंगे। अब श्रेया यहाँ पर अपनी बातें कर रही होती है, फिर अब वो कहती है, वैसे और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो हम आकाश और मयूर दोनों से ही पूछ लेंगे कि अगर उनका काम खत्म हो गया था वो भी फिर हम दोनों के साथ वापस से इंडिया आ जाएंगे। बताओ कैसा है मेरा आइडिया? श्रेया की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि भाभी आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप वहाँ पर बच्चों को अकेले कैसे संभालेगी? क्योंकि आपका भी तो खुद का एक छोटा बेबी है और 2 बच्चे मेरे हो गए, 3 छोटे बच्चे, और साथ में फिर यश और पिंकी, तो आप कैसे करेंगी इतना सब कुछ? राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है, अरे तुम टेंशन मत लो, पापा है ना वहाँ पर, और फिर मेरा भी मन करता है कि कुछ दिन तो मैं भी मायके में रहूं। ये कहते हुए ही अब श्रेया हंसने लगती है, क्योंकि आज तक श्रेया कभी अपने पापा के घर गई ही नहीं थी। अब वो हंसती है तो अब राजलक्ष्मी उसे कहती है, ठीक है भाभी, आप बस कैलाश अंकल से इसके लिए बात कर लीजिएगा। देखो उनको हमारी वजह से किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में राजीव गुलेरिया के पैलेस में शीला बैठने लगी थी, तो वहीं अभी दमयंती को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा, क्योंकि दमयंती की हालत अभी शीला से बहुत ही ज्यादा खराब थी। दमयंती अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अब सामने से आ रहे राजीव गुलेरिया पर जाती है, जो कि उसके पास ही आ रहा था। राजीव गुलेरिया अब दमयंती के पास आता है और उसके पास आकर कहता है,
तुम्हारे दूसरे हाथ की टूटी हुई हड्डियों में उस ड्रग को क्या मैं अब डाल दूं? क्या तुम अब कंफर्टेबल हो ताकि तुम्हारे उस दूसरे हाथ की हड्डी पर भी इसका असर हो? क्योंकि राजीव गुलेरिया ने उसकी कुछ हड्डियों पर तो पहले से ही उस ड्रग को डाल दिया था। राजीव की ये बात सुनकर अब दमयंती में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि दमयंती भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसे जल्द से जल्द ठीक होना है तो उसे जल्द से जल्द इस ड्रग को अपने ऊपर इस्तेमाल करवाना होगा। क्योंकि पहली बार जब पहले राजीव गुलेरिया ने उसकी हड्डियों पर वो डाला था तो उसे उसमें अपनी हड्डियों में काफी इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा था। इसलिए वो अपने मन को थोड़ा सा कठोर करती है और वो उसे में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं राजीव गुलेरिया भी अब उस ड्रग को अब इंजेक्शन में फील करने लगता है। कुछ ही देर में राजीव गुलेरिया अब दमयंती के हाथ के पास आकर अब उस ड्रग को धीरे धीरे उसके अब उस जॉइंट्स पर डालने लगता है। या दमयंती के उस जॉइंट्स पर जैसे जैसे वो ड्रॉप्स गिर रही थी तो दमयंती की चीखें निकल रही थी। दमयंती अब मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी, लेकिन जब अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अब और भी ज्यादा जोर जोर से अब चीखने लगती है। कुछ ही देर में राजीव ने अब अपना काम पूरा कर लिया था और अब वो शीला से कहता है कि 1 हफ्ता है तुम दोनों के पास, तुम दोनों बस जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि उसके बाद सर जी के बेस्ट फाइटर यहाँ आकर हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं। चाहे जो भी हो जाए उस विलेज मिशन में हमें अब की बार फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब की बार पता नहीं हमारी किस्मत ही कैसी है कि हम जिस भी मिशन को अपने हाथ में लेते हैं तो वो फेल ही हो जाता है। लेकिन ये विलेज वाला मिशन अब की बार फेल नहीं होना चाहिए। हमें जाना होगा कि आखिर उसे नए किंग के हमें इस बात के बारे में जानना होगा कि आखिर उस नए किंग के मास्क के पीछे किसका चेहरा है। राजीव की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, तुम चिंता मत करो राजीव, वो वैसे भी 1 हफ्ता बहुत होता है, हम दोनों बस 1 हफ्ते के अंदर जल्द ठीक हो जाएंगे। अब दमयंती ये सुनकर अब राजीव से कहती है, क्या रानी साहिबा ने राजसभा नहीं बुलाई है लतिका को लेकर? क्योंकि दमयंती अब राजीव से वही सवाल करती है, क्योंकि जब दमयंती के साथ ये हादसा हुआ था तो उससे पहले ही उसने प्रिंसेस लतिका के लिए कवीना लिशा को एप्लीकेशन डाल दी थी कि वो उसे उसकी कस्टडी चाहिए। इसलिए उसके बारे में अब दमयंती राजीव से पूछती है कि क्या उसके बारे में कोई जवाब आया या उन्होंने कोई राज्यसभा रखी है। दमयंती की ये बात सुनकर अब राजीव उसे कहता है, देखो दमयंती, मेरे ख्याल से तुम लतिका को पाने की जिद अब छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई भी फायदा नहीं है। प्रिंसेस लतिका कवीना लिशा के पास ही ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम भी यही सच जानती हो कि रोहित मारवा को लतिका किस हालत में मिली थी। अगर उसने रानी साहिबा को बता दिया होगा तो वो हमारे खिलाफ उसे इस्तेमाल कर सकती है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब शीला भी कहती है, क्या रोहित मारवा जिंदा है? क्योंकि शीला को तो अभी तक इस बात के बारे में कंफर्मेशन मिला ही नहीं था कि रोहित अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही अब राजीव ने कहा, हाँ वो जिंदा है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए अनिका उसे और बच्चों को लेकर वापस इंडिया भी चली गई है। अब राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब शीला ने कहा कि आखिर ये रोहित मारवा बच कैसे गया? अरे हमने तो उसके ऊपर इतने गहरे वार किए थे, उसके बाद भी वो बच गया, क्योंकि जो वार हमने उसके ऊपर किए थे उसमें एक ऐसा केमिकल था कि जिससे उसका बचना नामुमकिन था। आखिर ये रोहित मारवा सच में पता नहीं हर बार बच कैसे जाता है। ये सुनते ही इससे पहले कि राजीव कोई भी जवाब देता कि तभी अब शीला के कानों में वहां पर महेंद्र की आवाज आती है कि ठीक वैसे ही बच गया जैसे तुम दोनों बच गई हो, क्योंकि तुम दोनों की भी तो ऐसी ही हालत थी कि कोई भी तुम दोनों को देखकर ये नहीं बता सकता था कि तुम दोनों जीने भी वाली हो या मरने वाली हो, क्योंकि तुम्हें देखकर तो सभी का यही कहना था कि अब तुम शायद इस दुनिया में बचोगी ही नहीं। वो तो तुम भगवान का शुक्रगुजार करो कि तुम अभी भी जिंदा हो। एक बार सोचो, अगर कि जो उस समय तुम्हारी हालत देखता और अगर वो तुम्हें अब देखता तो वो भी यही सोचता ना कि पता नहीं कौन सा अमृत पीकर तुम इस दुनिया में आई हो कि मरती ही नहीं हो।
वैसे एक बार मैं ट्राई करूं क्या तुम्हें मारने की, क्योंकि अब तो मेरे भी मन में जिज्ञासा है कि मैं भी तुम्हें एक बार मारने की कोशिश करता हूं, ताकि इस बात का मुझे पता चल जाए कि सच में तुमने कोई अमृत नहीं पिया है। ये महेंद्र की ये बात सुनते ही अब शीला अब महेंद्र को घूर घूर कर देखने लगती है और अब वो उससे कहती है, महेंद्र अपनी बकवास बंद करो, और हाँ अब वक्त आ गया है उन लोगों को उस घर से आजाद करने का। उसके बाद तो वो अपना काम खुद ब खुद ही कर लेंगे, और हाँ हमारा काम होगा स्पेशल डिपार्टमेंट के उन ऑफिसर्स तक उन्हें ना पहुंचने देना। शीला की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है कि तुम आराम करो, और हाँ अपने दिमाग को भी आराम दो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के लिए भी आराम करना बहुत ही जरूरी है। और वैसे भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे फोन पर एक मैसेज आया है जो कि बॉस ने किया है। वो भी यही कह रहे हैं कि सर जी ने जो प्लान बनाया था उसमें उन्होंने अब थोड़ा सा चेंज किया है। अब अटैक एक गांव पर नहीं बल्कि 8 के 8 गांव पर होगा, और किस गांव को कौन लीड करेगा इसके बारे में भी हमें जल्द ही पता चल जाएगा। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे कि हम सौम्या को अनिका के कब्जे से बाहर निकलवा लें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर तो हमारे लिए ये काम और भी इजी हो जाएगा। अब शीला की ये बात सुनकर तो अब वहां पर सभी एक सोच में ही पड़ जाते हैं कि सच में सौम्या को हम कैसे वहां से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अनिका के चुंगल से सौम्या को निकलवाना बहुत ही मुश्किल काम था। ये सब अभी शीला की बात को ही सोचने लग जाते हैं। तभी दमयंती को एक आइडिया आता है और अब उसने कहा कि मेरे पास एक प्लान है इसके लिए। अब दमयंती की ये बात सुनते ही अब सभी दमयंती की तरफ देखने लगते हैं। सबको ऐसे अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर अब दमयंती कहती है, क्यों ना हम रानी साहिबा को इसके लिए यूज करें। रानी साहिबा का नाम आते ही अब एकदम से राजीव गुलेरिया चौकन्ना हो जाता है, और अब वो दमयंती को और भी गुस्से से घूरने लगता है। लेकिन अभी दमयंती का ध्यान राजीव के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। अब दमयंती अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हम रानी साहिबा को अगर कन्वेंस कर लें कि अगर वो लतिका को अपने पास रखना चाहती है तो वो उसे रख लें, लेकिन उन्हें उसके बदले में अनिका को कन्वेंस करना होगा कि वो सौम्या को छोड़ दे, सौम्या को वो हमें वापस लौटा दे। और वैसे भी हमें सौम्या की बहुत ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक यही जरिया है, क्योंकि रानी साहिबा कभी भी प्रिंसेस लतिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी, और इसके लिए वो अनिका को हर हाल में मना कर ही रहेगी। और जहां तक मुझे लगता है कि अनिका भी शायद रानी साहिबा की इन बातों से कन्विंस हो जाए और सौम्या हमारे पास आ जाए, क्योंकि उससे बेहतरीन कार रेसर अपने ग्रुप में कोई है ही नहीं। अब दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला अपने मन में ही सोचती है कि अगर बेहतरीन कार रेसर वो नहीं होते ना तो हम आज शायद जिंदा भी नहीं होते। लेकिन हाँ, एक गांव से दूसरे गांव तक का डिस्टेंस कम वक्त में कवर करना है तो हमें कार रेसर की जरूरत तो होगी ही। और वैसे भी अगर देखा जाए तो दमयंती का आइडिया बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये आइडिया माना और हमने इस पर वर्क किया तो शायद हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। कुछ देर तक अब सोचने के बाद अब राजीव गुलेरिया ने भी कहा कि ठीक है, फिर मैं आज ही रानी साहिबा से मिलने के लिए राजमहल जाता हूँ। ये सुनते ही अब महेंद्र ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या आरजे? क्या तुम्हें वो फाइटर याद है ना? क्योंकि तुमने तो खुद ही उससे फाइट की थी ना। क्यों मौत को दावत देने के लिए तुम वहां पर जा रहे हो? और वैसे भी जो हम लोगों ने उस दिन महल में किया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके बाद रानी साहिबा तुम्हारे से ढंग से बात भी करेगी? और तुम क्या कहकर तुम वहां रानी साहिबा से मिलने के लिए जाओगे? क्योंकि रानी साहिबा से पहुंचने से पहले कहीं वो फाइटर फिर से तुम्हारे सामने अगर आई तो फिर तुम क्या करोगे? महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है, महेंद्र तुम चिंता मत करो, अगर मैं वहां नहीं जा सकता तो वो यहाँ तो आ सकती है ना। अब राजीव और महेंद्र अब दोनों ही वहां से अब बाहर निकल कर जाने लगते हैं, लेकिन महेंद्र के दिमाग में अभी भी राजीव की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पर कैसे आएगी। कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब राजीव एक गहरी लंबी सांस लेता है और फिर वो अब अपने फोन से अब कविनालिशा का नंबर डायल कर देता है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तब राजीव गुलेरिया कहता है कि मैं राजीव गुलेरिया बोल रहा हूँ। आई एम श्योर आपको मेरा और मेरी वाइफ का वो ईमेल तो मिल ही गया होगा।